Hi everyone, welcome to my channel Study with Himanshi. So today in this video we will discuss a very important topic from the Indian polity Lakshmikant book, which is the Supreme Court and the High Courts. So we will cover both the topics in this video. Now before starting with the Supreme Court and High Court, we should know the basics of our Indian judicial system. हमारा जुडिशियल सिस्टम किस तरीके का है उसका थोड़ा बेसिक्स देखते हैं. तो इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है, वो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. ठीक है. सो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्यों है? बिकॉज वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप और उसके बिलो होते हैं हाई कोर्ट्स एंड उसके बिलो वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एंड देन बिलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वी हैव आपके लोअर कोर्ट्स. ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है क्योंकि एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्स करता है दोनों सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी. ऑल्दो हम एक फेडरल कंट्री हैं जस्ट लाइक यूएस, बट देन ऑल्सो वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विच इज़ अ यूनिटरी फीचर. ठीक है. नाउ अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करो यूएस के साथ विच इज़ ऑल्सो अ फेडरल कंट्री, तो यूएस में क्या होता है कि जो स्टेट लॉज हैं वो एनफोर्स करती है स्टेट जुडिशरी और जो फेडरल लॉज हैं दैट आर एनफोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी. इसका मतलब यूएस में जो है डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल जो लॉज हैं वो अलग अलग सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स करते हैं. बट हमारे केस में इट इज़ इंटीग्रेटेड. हाई कोर्ट जो हैं वो सेंट्रल लॉज को भी एनफोर्स करते हैं, स्टेट लॉज को भी एनफोर्स करते हैं. इन द सेम वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं वो भी दोनों लॉज को, सेंट्रल लॉज हों स्टेट लॉज हों, उन दोनों को ही एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. सो ये काफ़ी यूनिक फीचर है हमारी जुडिशियल सिस्टम का कि हम ऑल्दो एक फेडरल कंट्री हैं बट वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अनलाइक यूएस. नाउ ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ये हमने अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो ब्रिटिश टाइम का एक्ट है. तो उससे इन्फ्लुएंस्ड है ये सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. एंड सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट जो हुआ था हमारे कंट्री में, वो इनॉग्रेट हुआ था जनवरी 28, 1950 में सुप्रीम कोर्ट. और करंट स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट की? वी हैव 34 जजेस इन टोटल including the Chief Justice of India. So we have one Chief Justice plus the 33 judges in the Supreme Court currently. अब हम देखते हैं what all articles are related to the Supreme Court. So Article 124 to 147 of the Constitution in the Part 5 of the Constitution are related to the Supreme Court. जितने भी प्रोविजन हैं सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट से लेके सैलरीज, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, सारे प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में. अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है कभी भी, तो वो किया जा सकता है नंबर ऑफ जजेस एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करके, और सेंटर इस चीज़ को नोटिफाई कर देता है. तो इट इज़ डन बाय दी अमेंडमेंट इन दिस एक्ट. ठीक है. इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है अगर स्ट्रेंथ जजेस की इंक्रीज़ करनी है सुप्रीम कोर्ट में. ये एक एडिशनल पॉइंट है. ठीक है. इसके बाद देखते हैं जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं. तो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखते हैं. नाउ जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस एंड ये किया जाता है आफ्टर कंसल्टिंग विद दी सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी. ओरिजिनली ये मैंशनड है. ठीक है. बट ये होता है CJI के अपॉइंटमेंट में. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? विद दी कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी. अदर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस. और ये एक ऑब्लिगेटरी फीचर है कि देखो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस जो ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया जाता है उनकी कंसल्टेशन के थ्रू. अब देखो ये चीज़ मैंशनड है. ठीक है. बट इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस आए जिन्होंने ये चीज़ को और ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया. देखो फर्स्ट जजेस एक्ट जो केस आया था 1982 में, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमको याद रखने हैं. पहले जजेस केस 1982 में क्या आया था कि जो ये प्रेसिडेंट जो कंसल्ट करेंगे ये इट इम्प्लाइज ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़. मतलब ये प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी नहीं होगा कि जो एडवाइस दिया जजेस ने बाकी जजेस ने वो प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी नहीं होगा कि उन्हें ही अपॉइंट करना है.
ठीक है। तो ये फर्स्ट जजेस केस में बोला था कि कंसल्टेशन सिर्फ ऐसे है कि आप व्यूज़ ले सकते हो, उनका क्या ओपिनियन है, किसको अपॉइंट करना चाहिए। फिर सेकंड जजेस केस 1993 में क्या किया गया कि जो ये कंसल्टेशन है जो प्रेसिडेंट को करनी होगी वो कॉन्करेंस है, मतलब इसमें एक मत होना चाहिए, सबकी एक सेम ओपिनियन होना चाहिए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी एडवाइस जो है वो लेनी होगी और दैट वुड बी ऑब्लिगेटरी। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं उनकी एक कमेटी होगी जो बेसिकली सजेस्ट करेगी नेम्स, और वो नेम्स जो है कॉन्करेंस होनी चाहिए उस चीज़ पे, एक ओपिनियन होना चाहिए बेसिकली। फिर थर्ड जजेस केस 1998 में ये हुआ कि जो एक कंसल्टेशन है जो प्रेसिडेंट को करना होता है, जो कि मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंसल्टेशन में जो जजेस जिनसे कंसल्ट करना होगा वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए कंसल्टेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ना 4 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडेड होंगे और सीजेआई इंक्लूड होंगे फॉर दी कंसल्टेशन प्रोसेस, मतलब प्रेसिडेंट को इन 5 जनों की एडवाइस लेनी होगी। और ऑल्सो जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट पे, जो फाइनली जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी वो बाइंडिंग नहीं होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। व्हाट इज़ दी क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन हर जगह यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट या डिफरेंट हाई कोर्ट्स। ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और उसके बाद फिर वो कैलकटा हाई कोर्ट के जज बन गए, तो ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स के भी जज हो सकते हैं। 5 साल तक होना है कि ही हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, सिंगल हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के भी। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि ही शुड हैव बीन अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स। तीसरा है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं तो भी उनको ही इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये फीचर जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हाई कोर्ट्स के जो जजेस अपॉइंट होते हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, मतलब गवर्नर को ये पावर अवेलेबल नहीं है जो प्रेसिडेंट को यहाँ पे है, ये याद रखना है। इसके बाद एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि देयर इज़ नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी मिनिमम एज नहीं है, जैसे आप लोकसभा के केस में देखते हो 25 ईयर्स एज होती है मिनिमम, राज्यसभा के केस में इट इज़ 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, बट इस केस में कोई भी मिनिमम एज नहीं है जज बनने के लिए। येस, देयर इज़ अ मैक्सिमम एज, ऑल्दो मैक्सिमम एज इज़ प्रोवाइडेड टू बी अ जज। अब टेन्योर की बात करते हैं। देखो, ओथ और एफर्मेशन जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो किसके सामने लेते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिफोर ये ओथ्स लेते हैं। इसके बाद अगर हम टेन्योर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी फिक्स नहीं किया है टेन्योर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ फिक्स नहीं है, ये पार्लियामेंट के रूल्स के बेसिस पे फिक्स्ड हुआ है। और क्या फिक्स किया गया है कि मैक्सिमम एज टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम एज। अगर वो 65 ईयर्स से अबव के हो जाते हैं तो ही हैज़ टू रिटायर। ठीक है, इसके बाद रिज़ाइन किसको करते हैं? वो टू दी प्रेसिडेंट। ठीक है, जजेस हैं या फिर सीजेआई हैं, ये रिज़ाइन करते हैं टू दी प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन लेटर अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। रिमूवल किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक पूरा जजेस के रिमूवल के लिए एक पूरा लंबा प्रोसेस है, जैसे हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ा था, इसी तरीके से जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, इनको रिमूव करने का भी एक प्रोसेस है जो पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है बट एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, वो प्रोसेस हम देखते हैं। तो जजेस जो हैं जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किस तरीके से रिमूव हो सकते हैं वो देखते हैं। तो ग्राउंड्स देखो, ग्राउंड्स क्या है यहाँ पे? ग्राउंड्स आपको पता होने चाहिए कि किन ग्राउंड्स पे जजेस को रिमूव किया जा सकता है। पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। सो दीज आर दी 2 ग्राउंड जिन पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई को दे कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो
हमने जब प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा था तो हमने प्रेसिडेंट के केस में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, ग्राउंड्स क्या होते हैं इम्पीचमेंट के, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। बट सिमिलरली यहाँ पे जो ग्राउंड है वो अलग है, वो ग्राउंड है प्रूव मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ने इस प्रोसेस को रेगुलेट किया था कि किस तरीके से जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उनका रिमूवल होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस, ये एक जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसमें पूरा मेंशनड है कि किस तरीके से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को देखते हैं। सपोज हमें कोई जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव करना है तो किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होता है कि एक रिमूवल मोशन होता है जिसको साइन करेंगे 100 MPs। अगर वो लोकसभा में है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो 100 MPs को साइन करना होता है। और अगर वो राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है रिमूवल जो मोशन है, तो वहाँ पे 50 मेंबर्स को साइन करना होता है। तो ये आप याद रख सकते हो भाई, लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स को करना पड़ता है साइन। राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा, तो वहाँ पे 50 MPs का साइन चाहिए उस रिमूवल मोशन को लाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ही इतने मेंबर्स का साइन चाहिए, ठीक है। फिर रिस्पेक्टिवली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिमूवल मोशन लोकसभा से इनिशिएट हुआ तो 100 MPs ने उसको साइन किया और उसको वो देंगे स्पीकर या चेयरमैन को। स्पीकर होता है इन द केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन होता है इन द केस ऑफ राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो चेयरमैन को दिया जाता है रिमूवल मोशन, और अगर लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो इट इज़ गिवन टू द स्पीकर ऑफ द हाउस। अब स्पीकर के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर के पास 2 ऑप्शन है, डिस्क्रिशनरी है ये पावर कि ही और शी में एडमिट द मोशन और दे में रिफ्यूज़ टू एडमिट द मोशन। जो स्पीकर और चेयरमैन हैं यहाँ पे वो इस मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं या मना भी कर सकते हैं कि आई रिफ्यूज़ टू एडमिट दिस मोशन, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे रिफ्यूज़ हो गया तो ये प्रोसेस यहीं पे एंड हो गया, नो रिमूवल। बट अगर ये एडमिट हो जाता है तो क्या होता है, अगर रिमूवल मोशन एडमिट हो गया तो सिंस ये काफ़ी बड़ी और डिस्टिंग्विश पोस्ट है तो इसके लिए 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाती है। 3 मेंबर की कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं, जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो बेसिकली जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं रिमूवल के लिए, जो बेसिस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे वेदर इट्स ट्रू और नॉट, ठीक है। तो इस 3 मेंबर की कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी जुडिशरी से ही रिलेटेड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर सपोज रिमूवल मोशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी। अगर चीफ जस्टिस को रिमूव करने के लिए बात हो रही है तो फिर एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी। एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका पार्ट होते हैं और एक तीसरा होते हैं डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर की कमेटी होती है जो इस इन्वेस्टिगेट करती है इस मोशन को। अगर जज को गिल्टी एट द एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जज गिल्टी पाया जाता है तो हाउस उसका रिमूवल जो मोशन है उसको कंसिडरेशन के लिए ले सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वहीं पे मोशन एंड हो जाएगा। तो अगर सपोज जज गिल्टी पाया गया, ठीक है, तो फिर वो हाउस इस मोशन को कंसिडरेशन के लिए ले सकता है, वोटिंग हो सकती है। अब अगर सपोज मोशन जो है वो दोनों हाउसेस में अलग अलग पास होना होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, और फिर अगर वो दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया मोशन तो फिर वो किसको दिया जाता है एट द एंड, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर इसको अपना अप्रूवल दे देते हैं तो प्रेसिडेंट पास कर देते हैं ऑर्डर को रिमूवल के, एंड जज स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम दी ऑफिस। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सैलरीज। तो सैलरीज और ये जो एक्सेट्रा इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 125 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सैलरीज इसमें ही मैंशनड है कि जो सैलरी होगी वो टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। इसके बाद आता है द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब अपॉइंट करना होता है, ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कब होते हैं, 3 केसेस में होता है, या तो ऑफिस वेकेंट हो गया किसी वजह से, या CJI जो है वो टेम्पररी किसी कारण एब्सेंट हैं, ही इज़ इल और कुछ और बीमारी हो गई या कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो वो एब्सेंट है टेम्पररी, तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है। या इफ़ ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, दीज आर द 3 ऑप्शंस व्हेन एक्टिंग चीफ जस्टिस इज़ अपॉइंटेड। और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो वो आर्टिकल इससे रिलेटेड है वो है 126 आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। इसके बाद आता है एडहॉक जज। एडहॉक जज जो है कब अपॉइंट किया जाता है, देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक क्वारम की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब इतने मिनिमम जजेस
होने चाहिए फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस कि सुप्रीम कोर्ट रन कर सके। तो एक जब क्वारम नहीं होता है, नंबर ऑफ जजेस बहुत ही कम होते हैं कि क्वारम भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एक जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर दैट मैटर कि सपोज अपॉइंटमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है नए जजेस के, और जो पुराने जज थे वो रिटायर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एज। अब जजेस जो हैं वो इतने कम रह गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्वारम की ही कमी आ रही है। तो इस टाइम पे क्या होता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक एडॉक जज, टेम्पररी, एडॉक मतलब टेम्पररी जज अपॉइंट कर देते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट। एक किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज अ एडॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड। बट यहाँ पे क्या होता है, कंसल्टेशन ज़रूरी है जिस भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसके चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन ज़रूरी है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जज ले लो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से कोई जज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडॉक जज बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना ज़रूरी है फॉर द CJI। और अगर अप्रूवल मिल जाता है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से भी अप्रूवल लेना होता है, तो एडॉक जज अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एडॉक जज का जो प्रोविज़न है वो है आर्टिकल 127 में, 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में एडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एडॉक जज जो होते हैं टेम्पररी जजेस, ये CJI अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते, ये याद रखना। इसके बाद आता है रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जज में क्या है कि रिटायर्ड जज को भी कई बार सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है फॉर सम रीजंस। तो ये कौन कर सकता है कि कोई जज रिटायर हो गया टेम्परेरी पीरियड के लिए, जजेस की कमी आ रही है, तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। कौन कर सकता है रिटायर्ड जज को अपॉइंट? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो है ओनली कब हो सकता है? प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। इससे पहले, अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी ज़रूरी है इस चीज़ में, और जो पर्सन अपॉइंट किए जा रहा है उसकी तो कंसेंट लेनी होगी, मतलब उनकी बिना मर्जी के आप उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये कौन करता है? CJI। और अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है इस केस में? रिटायर्ड जज के। सपोज रिटायर्ड जज अपॉइंट हो रहा है, अब उनके अलाउंसेस भी तो होंगे, उनकी सैलरीज वगैरह भी तो होंगी, तो वो डिसाइड होती है बाय दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं यहाँ पे सैलरी। ऑल्दो अपॉइंटमेंट इज़ बाय द CJI, बट द अलाउंसेज और द सैलरीज वगैरह ये सब डिसाइड होता है बाय द प्रेसिडेंट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखनी है। और जो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है रिटायर्ड जज से रिलेटेड, एज अ अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये है आर्टिकल 128 में मेंशन। तो सीरियल वाइज चल रहे हैं। 125 में सैलरी, 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में हमने देखा है डॉग जजेस का अपॉइंटमेंट, 128 में है रिटायर्ड जज से रिलेटेड प्रोविजंस। इसके बाद देखते हैं सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिक्लेयर्ड है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की सीट है, कॉन्स्टिट्यूशन का साइन है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये डिक्लेयर्ड है कि दिल्ली इज़ द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट एक और चीज़ है कि CJI को ऑथराइज किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो कहीं और किसी और प्लेस पे भी सीट डिक्लेयर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, अपॉइंट कर सकते हैं सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट इसके लिए अगेन प्रेसिडेंट का अप्रूवल इज़ नीडेड। तो ये भी आपको स्टेटमेंट्स में दिया जा सकता है कि कौन बेसिकली ऑथोराइज है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टू अपॉइंट अ प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इट इज़ CJI, बट अप्रूवल किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की। तो ये सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो है आर्टिकल वो है 130, ठीक है, इस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद चलते हैं प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये प्रोसीजर है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं या फिर रेफरेंसेस जो प्रेसिडेंट करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना, प्रेसिडेंट रेफर करते हैं टू दी सुप्रीम कोर्ट टू टेक देयर ओपिनियन, तो वो अंडर आर्टिकल 143 एक बेंच जिसमें एटलीस्ट 5 जजेस हों वो इस केस को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हुए या प्रेसिडेंट ने कोई केस रेफ़र किया है तो उसको आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है कि कम से कम 5 जजेस की बेंच ऐसे केस को देखेगी। ऑल अदर केसेस आर सीन बाय द बेंच हैविंग नॉट लेस देन 3 जजेस इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाउ दी इंडिपेंडेंस, कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट द एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस काम कर सके, ये कैसे मेंटेन किया गया है, कैसे ये पॉसिबल किया गया है? ये पॉसिबल किया है बाय द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। जजेस अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है अपॉइंटमेंट में। ठीक है,
तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फियर ऑफ एग्जीक्यूटिव और ये सब रिमूवल एंड ऑल अपना काम कर सकें. ऑल्सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है. दे डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. उनको कभी भी कैसे भी रिमूव नहीं किया जा सकता. देर इज़ अ प्रोसेस फॉर रिमूवल जो हमने देखा था और जो कि एक एक्ट में मैंशनड है. दे हैव अ फिक्स सर्विस कंडीशन है उनकी. एक्सपेंसेस इनके चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड में, तो ये वोटेबल नहीं होते, पार्लियामेंट में वोट नहीं करता. कंडक्ट ऑफ जजेस कभी डिस्कस नहीं किया जा सकता इन द पार्लियामेंट. बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इससे भी एक इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट्स के पास और भी कोर्ट्स के पास. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनकी फ्रीडम और इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करती है. सुप्रीम कोर्ट की फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ. अपना स्टाफ ये खुद अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी ठीक है. तो यहाँ पे भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है एग्जीक्यूटिव की. इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल. मतलब इनका जो जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट का वो कर्टेल नहीं किया जा सकता. इट कैन बी एक्सटेंडेड, ऑल्दो ये एक्सटेंड किया जा सकता है बट कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता कि सपोज इस जगह पे आपका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. एक वाटर टाइट सेपरेशन है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी की सेम मेंबर्स अपॉइंट नहीं हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव में भी और वो सुप्रीम कोर्ट के भी मेंबर्स हैं. ठीक है, तो ये है ये प्रोविजंस हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस. फिर देखते हैं जुरिस्डिक्शन और पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जुरिस्डिक्शंस और पावर्स देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बेसिकली कौन से मैटर्स देख सकते हैं, क्या उनका जुरिस्डिक्शन लाई करता है कहाँ पे और क्या पावर्स हैं, ये हम देखते हैं. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन द केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स जहाँ पे सेंटर या एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, या फिर सेंटर एंड प्लस एक स्टेट और दूसरी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है. ठीक है, या फिर 2 और मोर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में डिस्प्यूट है. तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. ऐसे केसेस को, ऐसे डिस्प्यूट्स को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं. हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. हाई कोर्ट्स इन केसेस को नहीं देखते हैं, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन दीज केसेस, इन दीज डिस्प्यूट्स ऑल्सो. जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन द केस ऑफ पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस. अपील नहीं करनी पड़ती है. अपील क्या होता है कि सपोज किसी लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसकी अपील हम जाके कर रहे हैं किसी हायर कोर्ट में, तो यहाँ पे बाय वे ऑफ अपील नहीं जाना पड़ता सुप्रीम कोर्ट के पास. यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो. डिस्प्यूट अगर डिस्प्यूट्स जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इंक्लूड है तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, नॉट बाय द वे ऑफ अपील. या फिर सूट बाय प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कांट बी एंटरटेन. ठीक है, तो अगर सपोज कोई प्राइवेट सिटीजन स्यू करना चाहता है सेंटर या स्टेट्स को तो वो इसके अंडर नहीं आता है. ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर. और कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सटेंड नहीं होता है. मतलब यहाँ पे मतलब इसके अंडर ये नहीं आता है कि आप स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो. सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे नहीं है. जहाँ पे डिस्प्यूट आता है किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से, सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था उससे पहले की ट्रीटी है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. या या फिर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन केसेस को देख सकते हैं. जहाँ पे डिस्प्यूट इज़ आउट ऑफ एनी ट्रीटी या अग्रीमेंट. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, वहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है. मैटर्स जो रेफर किए जाते हैं टू दी फाइनेंस कमीशन, ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स ऑफ कमर्शियल नेचर, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लाई नहीं करता है. इसके बाद जो नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन है वो है रिट जुरिस्डिक्शन. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रिट्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की हैं, ये हम 5 रिट्स हैं बेसिकली. ये हम अलग एक सेपरेट लेसन में देखेंगे डिटेल में. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं इन रिट्स से, तो ये हम अलग से देखेंगे. बट यहाँ पे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन द केस ऑफ रिट्स बट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है. इससे क्या मतलब है
कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो, अपील की ज़रूरत नहीं है कि पहले लोअर कोर्ट फैसला सुनाएगा फिर उसके अगेंस्ट आप अपील करके जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आप स्ट्रेट अवे जा सकते हो। बट एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस केस पे रिट्स जो हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन होता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी वायलेट हो रही हैं तो 5 रिट्स हैं जिनके अंडर आप जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो डायरेक्टली, अगर आपकी वो राइट्स वायलेट हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है खाली फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। हाई कोर्ट्स के पास फंडामेंटल राइट्स के लिए भी है और अदर पर्पसेस ऑर्डिनरी जो लीगल राइट्स हैं उनके लिए भी है। तो ये कहा जाता है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट का वाइडर है एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद पार्लियामेंट कैन कन्फर द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। तो ये किसके हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी तो फिलहाल ये है करंट सिचुएशन कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है। बट अगर इनके रिट्स जुरिस्डिक्शन को वाइडर करना है जस्ट लाइक दी हाई कोर्ट, तो ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कन्फर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास को पावर कि वो रिट्स इशू कर सकें दूसरे पर्पसेस के लिए भी। फिर इसके बाद हम देखते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? एपेलेट मतलब अपील। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ अपील। सबसे पहले देखो आपके सपोज क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको कोई केस चल रहा है, उनका कोई फैसला आया, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट अपील करोगे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे हाई कोर्ट्स के पास। फिर हाई कोर्ट का कोई फैसला है उसके अगेंस्ट भी आपको अपील करना है, देन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते अपने केस लेके, बाय द वे ऑफ अपील जाते हो। तो ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कैसे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ अपील, इट हियर्स द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स, ठीक है, लोअर कोर्ट्स की जो जजमेंट है उनके अगेंस्ट अपील जो करते हैं लोग, उनको वो हियर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कैसे अपील होती है। तो सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर है, तो हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया इस केस को कि इसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आप अपील करके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है। अगर सिविल मैटर्स है तो अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे तो हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है ये केस और इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ का एक इंटरप्रिटेशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर ले जाने के लिए। बट इस केसेस में जो सिविल मैटर्स होते हैं वहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये है कि सिविल मैटर है तो आप कोई भी जजमेंट हो हाई कोर्ट की अपील कर सकते हो। कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जनरल इंपॉर्टेंस का, ठीक है, या क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के इट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो आप लेके जा सकते हो। तो अब देखते हैं क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, सपोज किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंस सुना दी, ठीक है, अब या कोई जजमेंट दी, अब उसके बाद हाई कोर्ट ने ये खुद से ये केस ले लिया, मतलब हाई कोर्ट ने ये अपने ऊपर ले लिया केस क्योंकि उसे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट केस है, तो हाई कोर्ट ने ले लिया वो केस। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने फिर क्या किया, फाइनली डेथ सेंटेंस सुना दी आफ्टर टेकिंग द केस फ्रॉम दी सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पे कोई भी हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। आप जा सकते हो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। बट अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है, कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट ने कोई क्रिमिनल मैटर में सज़ा सुनाई तो और हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दी कि ये केस फिट है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट ने अपने ऊपर केस लिया है वहाँ पे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हाई कोर्ट की नहीं होती है। बट जहाँ पे ओरिजिनली वो केस हाई कोर्ट के पास आया था तो वो वहाँ पे ज़रूरत है। फिर आता है अपील बाय दी स्पेशल लीव। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे अपनी मर्जी से एक स्पेशल लीव ग्रांट करते हैं अपील करने के लिए फ्रॉम एनी जजमेंट, एक्सेप्ट, यहाँ पे याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट ये जो स्पेशल लीव जो है, इसके स्पेशल लीव जो देते हैं अपील करने के लिए, वो मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसमें नहीं दे सकते, ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट में ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस में स्पेशल लीव दे सकते हैं कि आप आओ और यहाँ पे अपील कर सकते हो।
तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ग्रांट की जा सकती है किसी भी जजमेंट में, और इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर फॉर दैट मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं। स्पेसिफिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस केस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको स्पेशल लीव दी जा सकती है कि आप आके यहाँ पे अपील कर सकते हो इस केस में। तो ये होता है स्पेशल लीव, ठीक है। इसके बाद आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि आर्टिकल 143 में होता है, प्रोवाइडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को, इस आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और ये ओपिनियन एडवाइजरी होगा। जो भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। 2 मैटर्स पे लिया जा सकता है ओपिनियन। कौन कौन से मैटर्स? या तो कहीं पे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट सीक कर सकते हैं ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। या फिर कोई भी डिस्प्यूट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट या एंगेजमेंट से अराइज हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस में जो है, जहाँ पे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी या अग्रीमेंट से कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बट जो फर्स्ट केस था, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ओपिनियन दे भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं भी दे सकते हैं, और ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये थी बेसिक चीज़, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसकी सारी जजमेंट, प्रोसीडिंग्स, एक्ट्स ये रिकॉर्ड होते हैं परपेचुअल मेमोरी के लिए, टेस्टिमोनी के लिए, कि आगे जाके फ्यूचर में कोई केस अराइज हो गया तो सारी जजमेंट्स को वापस से जाके देखा जा सकता है। और इट ऑल्सो हैज़ अ पावर टू पनिश द फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। फिर इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये भी इंपॉर्टेंट पावर है। जुडिशियल रिव्यू की पावर से क्या मतलब है? टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेचर इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू पावर सिंपली क्या है कि सपोज सेंटर जो है आपका कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई एक्ट ले आए, कोई लॉ ले आए, तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है कि वेदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये वैलिड है ये एक्ट या ये लॉ या नहीं है। तो इस चीज़ को एग्जामिन करना ही जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करना कि वेदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड है, हो ला सकते हैं इस तरीके का एक्ट या नहीं। तो ये होती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर एग्जामिनेशन के बाद ये पाया जाता है कि जो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को, तो इसको इलीगल कहा जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है, या इनवैलिड भी कहा जा सकता है बाय दी सुप्रीम कोर्ट। क्यों कहा जा सकता है? 3 बेसिस हो सकते हैं कि या तो वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है किसी की, या फिर वो जो अथॉरिटी है जो इसको ला रही है उसके कॉम्पिटेंस से बाहर है, मतलब उसको ये अलाउड नहीं है कि वो इस तरीके का एक्ट लाए, या इट इज़ रिपेंजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है। तो ये 3 केसेस में वो एक्ट डिक्लेयर किया जा सकता है इलीगल, वॉइड, और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अदर पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो हैं डिस्प्यूट जो है डिसाइड करना रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है। ओरिजिनल से मतलब हुआ कि आप डायरेक्टली जा सकते हो, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। एक्सक्लूसिव से मतलब हुआ ये वाला मैटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, और फाइनल अथॉरिटी क्या हुआ, इनका फैसला आपको मानना होगा, बाइंडिंग है। तो इनके इलेक्शन के केसेस में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑल्सो पावर होती है अपनी खुद की जो जजमेंट्स हैं उनको रिव्यू करने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ऑथोराइज टू विड्रॉ द केसेस दैट आर पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि सपोज हाई कोर्ट के पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस पेंडिंग पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने ऊपर ले सकते हैं और उसमें जजमेंट सुना सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द अल्टीमेट इंटरप्रेटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से क्या चीज़ वैलिड है, क्या उसको वायलेट करती है, क्या नॉन वायलेट करती है, वो इस चीज़ को इंटरप्रेट करने वाला भी फाइनल अथॉरिटी इज दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं, नाउ वी विल सी द सम प्रोविजंस रिलेटेड टू दी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट्स का इससे जो रिलेटेड है वो है पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो प्रोविजंस हैं वो रिलेटेड हैं हाई कोर्ट से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि हर स्टेट के लिए एक अपना खुद का हाई कोर्ट होगा, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू ये किया गया कि पार्लियामेंट एक कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है 2 और मोर स्टेट्स के लिए, ठीक है। कौन स्टैब्लिश कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट? पार्लियामेंट। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू ये प्रोविजन लाया गया।
इसके बाद जो हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, ये कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन, ये बाय वे ऑफ रूल्स वगैरह से होता है कि प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, नॉट द पार्लियामेंट। जजेस जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ओनली। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि शायद गवर्नर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते होंगे। नो, हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और गवर्नर का स्टेट के लेना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की जजेस ऑफ हाई कोर्ट के, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था। जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक होल्ड किया होना चाहिए, या फिर ही हैड बीन अ हाई कोर्ट और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये वाला सेम केस था सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में भी। बट यहाँ पे कोई अनलाइक सुप्रीम कोर्ट देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है तो वो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट के केस में अवेलेबल नहीं है, ये याद रखना है। ओथ किसके सामने ली जाती है, गवर्नर के। ऑल्दो अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, बट जो ओथ है दैट इज टेकन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है। तो ये याद रखना है, प्रीलिम्स पे बहुत कन्फ्यूज कर देते हैं पॉइंट। फिर टेन्योर की बात करें तो मैक्सिमम एज है यहाँ पे 62 ईयर्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस में कितनी थी, 65 ईयर्स। और रिज़ाइन किसको किया जाता है, टू दी प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेम प्रोसीजर है रिमूवल का हाई कोर्ट के जज के लिए भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज में था, और पार्लियामेंट ही हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, नॉट दी स्टेट लेजिस्लेचर। और रिजिग्नेशन लेटर भी जो जजेस देते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो रोल गवर्नर का रोल जो है वो सिर्फ ओथ दिलाने का है। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एज से रिलेटेड तो वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और प्रेसिडेंट का डिसीजन इस केस में फाइनल होगा इन कंसल्टेशन विद द CJI। इसके बाद सैलरीज कौन डिसाइड करता है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, पार्लियामेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन नहीं करती है, पार्लियामेंट करती है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का अगर बात आती है कि सपोज हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करना है तो ये कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कब करते हैं, इसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसका कंसल्टेशन लेंगे, कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स, जिनके बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है उनके 2 चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेना होता है, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट दैट ईजी, प्रेसिडेंट करते हैं, कंसल्टेशन CJI का चाहिए होता है, फिर उन CJI किसका कंसल्टेशन लेते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 चीफ जस्टिस जिन हाई कोर्ट्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है जजेस का। ठीक है, ये याद रखना। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट का, प्रेसिडेंट। एडिशनल जज प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। एडिशनल जज जो है 2 साल से ज़्यादा के लिए एक्सीड नहीं कर सकता उनका टेन्योर। एक्टिंग जज जो है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली टिल द परमानेंट जज एक्वायर्स द ऑफिस एंड दे कांट होल्ड द ऑफिस आफ्टर द 62 ईयर्स ऑफ एज। रिटायर्ड जज इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट दी गवर्नर। गवर्नर की प्रेसिडेंट कंसल्टेशन नहीं लेनी, प्रेसिडेंट की लेनी है। तो मैंने बताया ना हर जगह रूल प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट का है। यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस के केस में गवर्नर का रूल सिर्फ ओथ तक था, ये याद रखना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट को इन द मैटर्स ऑफ एडमायरेबिलिटी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो हाई कोर्ट के पास, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। डिस्प्यूट्स जो भी इलेक्शन के MPs और MLAs के होते हैं, यहाँ पे ये डिस्प्यूट्स कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और रेवेन्यू मैटर्स में भी या इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। केसेस जो ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ पे भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और रिट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट का वो अंडर आर्टिकल 226 मेंशन्ड है। तो हाई कोर्ट्स का रिट जुरिस्डिक्शन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी है, प्लस ऑर्डिनरी जो राइट्स हैं अदर पर्पसेस के लिए भी इनका रिट जुरिस्डिक्शन है। ये अभी हमने पीछे देखा था सुप्रीम कोर्ट के जब हम डिस्कस कर रहे थे रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन को और डिटेल में हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और थैंक यू.